दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। आज मैं क्लास 10 की जिसे साइंस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डीएनए। आज मैं आप लोगों को डीएनए के बारे में बताऊंगी, डीएनए की संरचना तथा उसके महत्व के बारे में बताऊंगी। तो देखिए दोस्तों, डीएनए अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और यह हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा जाता है। और देखिए दोस्तों, डीएनए के बारे में कुछ कुछ क्वेश्चन हमें कंपटीशन की परीक्षाओं में भी पूछ लिए जाते हैं। तो आज आप लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम क्वेश्चन में क्या दिया है कि डीएनए अणु की संरचना एवं महत्व लिखिए। डीएनए अणु की संरचना एवं महत्व लिखिए, यानी कि डीएनए अणु के बारे में हमें उसकी चित्र सहित वर्णन करना है और डीएनए अणु का महत्व क्या होता है उसके बारे में हमें बताना है। तो दोस्तों, आप लोग पहले यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा डीएनए। पहले हेडिंग डालेंगे डीएनए, तब उसमें लिखेंगे कि डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल है। देखिए दोस्तों, डीएनए का पूरा नाम हो जाएगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। डी से हो जाएगा डीऑक्सी राइबो और एन से हो जाएगा न्यूक्लिक, ए से हो जाएगा अम्ल। तो डीएनए का पूरा नाम हो जाएगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल है। और फिर आगे लिखेंगे डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। देखिए दोस्तों, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, यानी कि आनुवांशिक पदार्थ वह होता है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को, माता पिता के लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी उनके बच्चों में पहुंचाता है। तो उसे हम आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। आनुवांशिक लक्षण वह होता है जैसे कि माता पिता के लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी उनके बच्चों में आना ही आनुवांशिक लक्षण कहलाता है। तो डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। इसके बाद हो जाएगा इसकी संरचना का प्रतिरूप वाटसन, क्रिक तथा विलिकन्स ने तैयार किया। देखिए दोस्तों, डीएनए अणु की संरचना का प्रतिरूप वाटसन, क्रिक तथा विलिकन्स नामक वैज्ञानिक ने तैयार किया था और जिसके लिए यानी कि डीएनए की अणु की संरचना करने के लिए इन सभी को 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। देखिए दोस्तों, वाटसन, क्रिक तथा विलिकन्स नामक वैज्ञानिक ने डीएनए अणु की संरचना का प्रतिरूप तैयार किया था, जिसके लिए इन सभी को 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। फिर आगे देखेंगे कि डीएनए डीएनए दो प्रति समांतर पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए दो प्रति समांतर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बनी कुंडलित संरचना होती है। देखिए दोस्तों, डीएनए दो प्रति समांतर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बनी एक कुंडलित संरचना होती है। देखिए दोस्तों, फिगर में ही जो हमारा बना होता है, इसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बनी हमारी एक कुंडलित संरचना होती है। यहाँ पे देखिए बना है कुंडल के रूप में। तो यह एक डीएनए हमारा दो समांतर, यहाँ देखिए दो समांतर रेखाएं हैं ना, तो दो समांतर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बनी एक कुंडलित संरचना होती है। एक कुंडली संरचना होती है और न्यूक्लियोटाइड स्वयं एक जटिल कार्बनिक अणु होता है। न्यूक्लियोटाइड स्वयं एक जटिल कार्बनिक अणु होता है। प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण हजारों लाखों न्यूक्लियोटाइड्स से होता है। प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण हजारों लाखों न्यूक्लियोटाइड्स से होता है। देखिए दोस्तों, हम डीएनए के बारे में आप लोग को बताएं कि डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल है और डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। इसकी संरचना का प्रतिरूप वाटसन, क्रिक तथा विलिकन्स नामक वैज्ञानिक ने तैयार किया था और जिसके लिए इन सभी को 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। फिर डीएनए दो प्रति समांतर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बनी एक कुंडलित संरचना होती है। डीएनए दो प्रति समांतर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बनी एक कुंडलित संरचना होती है। न्यूक्लियोटाइड स्वयं एक जटिल कार्बनिक अणु होता है। प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण हजारों लाखों न्यूक्लियोटाइड्स से होता है। अब देखिए दोस्तों, हमारा आगे हो जाएगा कि डीऑक्सीराइबोस शर्करा का एक अणु नाइट्रोजन बेस से मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाता है। डीऑक्सीराइबोस शर्करा का एक अणु नाइट्रोजन बेस से मिलकर के
न्यूक्लियोसाइड बनाता है। न्यूक्लियोसाइड तथा फास्फोरिक अम्ल मिल करके न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। देखिए दोस्तों, न्यूक्लियोसाइड तथा फास्फोरिक अम्ल मिल करके न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस का एक अणु सदैव शर्करा के एक अणु से जुड़ता है। देखिए दोस्तों, इसमें कहा है कि प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस का एक अणु सदैव शर्करा के अणु से जुड़ता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा यहाँ सभी नाइट्रोजन क्षार होते हैं। हमारे नाइट्रोजन क्षार हैं, जिसमें नाइट्रोजन क्षार का एक अणु नाइट्रोजन बेस के दो अणु से मिलकर बना होता है, से जुड़ा होता है। फिर उसके बाद आगे देखेंगे कि फास्फोरिक अम्ल का एक अणु भी शर्करा से जुड़ता है और फास्फोरिक अम्ल का एक अणु भी शर्करा से जुड़ता है। डीएनए में दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रति समांतर होती हैं। देखिए दोस्तों, डीएनए में दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रति समांतर होती हैं। तो हो जाएगा कि डीऑक्सीराइबोस शर्करा का एक अणु नाइट्रोजन बेस से मिलकर के न्यूक्लियोसाइड बनाता है। न्यूक्लियोसाइड तथा फास्फोरिक अम्ल मिलकर के न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस का एक अणु सदैव शर्करा के अणु से जुड़ता है। फास्फोरिक अम्ल का एक अणु भी शर्करा से जुड़ता है। डीएनए में दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रति समांतर होती हैं। देखिए दोस्तों, डीएनए में जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती हैं वे एक दूसरे के प्रति समांतर होती हैं, यानी कि एक दूसरे की समांतर होती हैं। फिर आगे हम देखेंगे, इनकी एक श्रृंखला में कार्बन 5' से 3' दिशा में हो और दूसरी श्रृंखला में कार्बन 10' से 5 दिशा में होती हैं। इनकी एक श्रृंखला में कार्बन 5' से 3' दिशा में और दूसरी कार्बन में 3' से 5 दिशा में होती हैं। फिर आगे हम देखेंगे कि डीएनए अणु में दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं के नाइट्रोजन बेस अणु आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। देखिए दोस्तों, जो ये हमारे नाइट्रोजन बेस जुड़े हैं ये आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। इनके बीच लगने वाला बंध हाइड्रोजन बंध होता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि डीएनए अणु में दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं की नाइट्रोजन बेस अणु आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। और हम आगे देखेंगे कि सीढ़ी की दोनों प्रति समांतर डंडे शर्करा तथा फास्फेट अणुओं से बने होते हैं। सीढ़ी की दोनों प्रति समांतर डंडे शर्करा एवं फास्फेट अणुओं से बने होते हैं। सीढ़ी के आधे डंडे नाइट्रोजन बेस से बने होते हैं। डीएनए अणु एक अक्ष के चारों ओर सर्पिल रूप में लिपटा रहता है। डीएनए अणु एक अक्ष के चारों ओर सर्पिल रूप में लिपटा हुआ होता है। तो देखिए दोस्तों, हमने आप लोग को बताया कि इनकी एक श्रृंखला में कार्बन 5' से 3' दिशा में और दूसरी श्रृंखला में कार्बन 3' से 5 दिशा में होते हैं। फिर डीएनए अणु में दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं के नाइट्रोजन बेस अणु आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। सीढ़ी की दोनों समांतर डंडे शर्करा तथा फास्फेट अणुओं से बने होते हैं। सीढ़ी की दोनों समांतर डंडे शर्करा तथा फास्फेट अणुओं से बने होते हैं और सीढ़ी के आधे डंडे नाइट्रोजन बेसों के बने होते हैं। डीएनए अणु एक अक्ष के चारों ओर सर्पिल रूप में लिपटा रहता है। फिर हमारा आगे हो जाएगा कि डीएनए अणु का एक चक्कर 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। डीएनए अणु का एक चक्कर 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। देखिए दोस्तों, यही है डीएनए अणु का एक चक्कर जो है यहाँ से लेके यहाँ तक क्या घूमा है, तो इसके बीच की दूरी है उसका एक चक्कर 34 एंगस्ट्रॉम का हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक कि हमारा 34 एंगस्ट्रॉम दिया है। तो हो जाएगा कि डीएनए अणु का एक चक्कर 34 एंगस्ट्रॉम का होता है और इसमें 10 नाइट्रोजन बेस जोड़े होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन बेस के मध्य की दूरी
3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। नाइट्रोजन बेस की दूरी देखिए दोस्तों, यही हमारा नाइट्रोजन बेस है और इनके बीच ही हमारी दूरी हो जाएगी 3.4 एंगस्ट्रॉम हम कह सकते हैं। उसको 34 एंगस्ट्रॉम या फिर 3.4 एंगस्ट्रॉम हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन बेस के मध्य की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। और डीएनए अणु का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। और देखिए दोस्तों, ये डीएनए अणु है और इसी का व्यास हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यही यही उसका व्यास है। तो डीएनए अणु का व्यास हो जाएगा 20 एंगस्ट्रॉम। देखिए दोस्तों, दो नाइट्रोजन क्षारों के बीच की दूरी हो जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम और डीएनए अणु का व्यास हो जाएगा 20 एंगस्ट्रॉम। तो यही हमने लिखा है, जो जैसे हमने फिगर में बनाया है वैसे हम डीएनए के बारे में उसको विस्तार से उसमें लिख देंगे। तो हमने लिखा है कि डीएनए अणु का एक चक्कर 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। इसमें 10 नाइट्रोजन बेस जोड़े होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन बेस के मध्य की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है और डीएनए अणु का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। अब हम आगे देखेंगे तो हमारा आगे हो जाएगा, नाइट्रोजन बेस के जोड़े में एक प्यूरीन तथा एक पिरीमिडीन होता है। नाइट्रोजन बेस के जोड़े में एक प्यूरीन तथा एक पिरीमिडीन होता है। एडेनिन तथा थायमीन के मध्य 2 हाइड्रोजन बंध लगा होता है। एडेनिन तथा थायमीन के मध्य 2 हाइड्रोजन बंध लगा होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि एडेनिन थायमीन से 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा होता है, यानी कि ए और एडेनिन और थायमीन के बीच जो बंद होता है तो 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हमने 2 लगाया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने फिगर में बनाया है कि एडेनिन तथा थायमीन के बीच 2 हाइड्रोजन बंध लगा है, तो एडेनिन थायमीन से 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा होता है तथा गवानीन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा होगा। देखिए दोस्तों, एडेनिन थायमीन से 2 हाइड्रोजन बंध के द्वारा तथा गवानीन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि नाइट्रोजन बेस के जोड़े में एक प्यूरीन तथा एक पिरीमिडीन होता है। एडेनिन तथा थायमीन के मध्य 2 हाइड्रोजन बंध तथा गवानीन व साइटोसिन के मध्य 3 हाइड्रोजन बंध होता है। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को डीएनए के बारे में बता दिया, डीएनए के बारे में पूरा बताया। और देखिए दोस्तों, ये डीएनए का हमारा फिगर हो जाएगा। तो फिगर में देखिए दोस्तों, यह डीएनए का व्यास है, तो डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा और 2 नाइट्रोजन क्षारकों के बीच की दूरी, नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य की दूरी हो जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। और यह एडेनिन थायमीन से 2 हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा है और गुआनिन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ा है। और देखिए दोस्तों, यह जो नाइट्रोजन क्षार आपस में जुड़े होते हैं यह हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, तो यह हमारा हाइड्रोजन बंध हो जाएगा। एडेनिन थायमीन से 2 हाइड्रोजन बंध के द्वारा तथा गवानीन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर यह सर्पिलाकार में हमारा बना होता है। डीएनए का एक अणु सर्पिलाकार में अणु में बना होता है और यह दीर्घ अक्ष हो जाएगा, यह हमारा लघु अक्ष हो जाएगा। और नाइट्रोजन क्षारकों के बीच मध्य की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी और नाइट्रोजन का व्यास डीएनए का व्यास हो जाएगा 20 एंगस्ट्रॉम। तो ये जैसे हमने फिगर में जैसे बनाना है वैसे हमने जैसे फिगर में बनाया है उसी का वर्णन हम डीएनए में कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, यही डीएनए अणु का हमारा यही फिगर हो जाएगा, डीएनए का फिगर हो जाएगा। तो आप लोग अपने कॉपी में इसे बना लीजिएगा कि डीएनए का फिगर कैसे होगा। फिर दोस्तों, हम उसके महत्व के बारे में जानेंगे। हमसे क्वेश्चन में महत्व के बारे में भी पूछता है, तो हम जानेंगे कि डीएनए का महत्व कहाँ कहाँ पर होता है। तो दोस्तों, आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा डीएनए का महत्व। हेडिंग डालेंगे डीएनए का महत्व, तो उसमें लिखेंगे नंबर 1। नंबर 1 में लिखेंगे डीएनए की स्वाद्विगुणन के कारण ही जीवधारियों में जनन क्रिया संभव होती है। देखिए दोस्तों, हो जाएगा कि डीएनए की स्वाद्विगुणन के कारण ही जीवधारियों में जनन क्रिया संभव होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जीवधारियों में जनन की क्रिया डीएनए के स्वाद्विगुणन के कारण ही संभव होती है तथा जाति विशेष के लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत रहते हैं जाति विशेष के लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होते रहते हैं, यानी कि माता पिता का लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी उनके बच्चों में डीएनए अणु के कारण ही आता है। माता पिता का आनुवांशिक लक्षण उनके बच्चों में पीढ़ी दर पीढ़ी डीएनए अणु के कारण ही आता है। तो हम कह सकते हैं कि डीएनए के स्वाद्विगुणन के कारण ही जीवधारियों में जनन की क्रिया संभव होती है तथा जाति विशेष के लक्षण भी पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होते रहते हैं। फिर हमारा नंबर 2 हो जाएगा कि डीएनए के महत्व में नंबर 2 आप लोग लिखिए,
गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी निश्चित बनी रहती है। डीएनए अणु के कारण गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी निश्चित बनी रहती है। देखिए दोस्तों, गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी निश्चित डीएनए अणु के कारण ही बनी रहती है। यदि दोस्तों मानव में गुणसूत्रों की संख्या पूछे तो मानव में 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है, और जोड़े में पूछे तो 23 जोड़ी होती है और संख्या में 46 होती हैं। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी या फिर हम कह सकते हैं 46 होती है गुणसूत्रों की संख्या। फिर हम डीएनए के महत्व में अगला देखेंगे तो हमारा तीसरा है कि यह जैविक क्रियाओं का नियंत्रण तथा नियमन करता है। यह जैविक क्रियाओं का नियंत्रण तथा नियमन करता है। और डीएनए यह आरएनए का संश्लेषण भी करता है। देखिए दोस्तों, डीएनए आरएनए का संश्लेषण भी करता है। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है और डीएनए आरएनए का संश्लेषण करता है। तो देखिए दोस्तों, डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, और यदि आरएनए का पूछे तो हो जाएगा राइबोन्यूक्लिक अम्ल। और डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है, और जबकि आरएनए प्रोटीन संश्लेषण करता है। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण करता है जबकि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो हमने आप लोगों को महत्व में बता दिया, डीएनए का महत्व भी बता दिया। तो देखिए दोस्तों, महत्व में हमने बताया नंबर 1 क्या हमारा हो जाएगा कि डीएनए की स्वाद्विगुणन के कारण ही जीवधारियों में जनन क्रिया संभव होती है तथा जाति विशेष के लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होते रहते हैं। देखिए दोस्तों, डीएनए के स्वाद्विगुणन के कारण ही जीवधारियों में जनन क्रिया यानी कि संतान उत्पन्न करने की क्रिया संभव होती है तथा जाति विशेष के लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होते रहते हैं। फिर हमारा नंबर 2 हो जाएगा कि गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी निश्चित बनी रहती है। डीएनए अणु के कारण ही गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी निश्चित बनी रहती है। और डीएनए ही जैविक क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण करता है। यह जैविक क्रियाओं का नियंत्रण तथा नियमन करता है। फिर हमारा अगला हो जाएगा कि यह आरएनए का संश्लेषण करता है, यानी कि डीएनए अणु आरएनए का संश्लेषण करता है। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों को डीएनए के बारे में बताया। तो देखिए दोस्तों, हम एक बार आप लोगों को फिर से एक बार डीएनए के बारे में पूरा बता देते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोग और इसे आप लोग अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा डीएनए के बारे में, क्योंकि डीएनए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यह हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, यह क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए, और जो लोग आपके दोस्त हैं और क्लास 10 में हैं, आपकी बार बोर्ड एग्जाम परीक्षा 2025 में देंगे, तो आप लोग उनके पास भी यह वीडियो शेयर कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, आप हमें क्वेश्चन में कहा था कि डीएनए अणु की संरचना एवं महत्व लिखिए। डीएनए अणु की संरचना एवं महत्व लिखिए। तो आप लोग इसकी देखिए, उसका डीएनए अणु के बारे में उसका फिगर सहित लिखना है, और हमें डीएनए अणु का महत्व भी बताना है कि हमारे दैनिक जीवन में डीएनए अणु का महत्व क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग पहले हेडिंग डाल लीजिएगा डीएनए। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए डीएनए, तो उसमें लिखेंगे डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। इसकी संरचना का प्रतिरूप वाटसन, क्रिक तथा विलिकिंस नामक वैज्ञानिक ने तैयार किया था। देखिए दोस्तों, डीएनए अणु की संरचना का प्रतिरूप वाटसन, क्रिक तथा विलिकिंस नामक वैज्ञानिक ने तैयार किया था। डीएनए अणु की संरचना का प्रतिरूप वाटसन, क्रिक तथा विलिकिंस नामक वैज्ञानिक ने तैयार किया था, जिसके लिए इन सभी को 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। देखिए दोस्तों, जिसके लिए इन सभी को 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और डीएनए दो प्रति समांतर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बना एक कुंडलित संरचना होती है। हमने आप लोगों को फिगर में बताया है कि डीएनए यह देखिए दो समांतर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बनी एक कुंडलित रहित यह हमारी संरचना होती है। और न्यूक्लियोटाइड स्वयं एक जटिल कार्बनिक अणु होता है। न्यूक्लियोटाइड स्वयं एक जटिल कार्बनिक अणु होता है। प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण हजारों लाखों न्यूक्लियोटाइड्स से होता है। प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण हजारों लाखों न्यूक्लियोटाइड्स से होता है। फिर हम आगे देखेंगे कि डीऑक्सी राइबोस शर्करा का एक अणु नाइट्रोजन बेस से मिलकर के न्यूक्लियोसाइड बनाता है।
डीऑक्सीराइबो शर्करा का एक अणु नाइट्रोजन बेस से मिलकर के न्यूक्लियोसाइड बनाता है और न्यूक्लियोसाइड तथा फास्फोरिक अम्ल मिलकर के न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस का एक अणु सदैव शर्करा के अणु से जुड़ता है। फास्फोरिक अम्ल का अणु भी शर्करा से जुड़ता है। डीएनए में दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला एक दूसरे से प्रति समांतर होती हैं। देखिए दोस्तों, डीएनए में दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला एक दूसरे से प्रति समांतर होती हैं। फिर हम आगे देखेंगे कि इनकी एक श्रृंखला में कार्बन 5' से 3' दिशा में तथा दूसरी श्रृंखला में कार्बन 3' से 5' दिशा में होती हैं। डीएनए अणु में दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं की नाइट्रोजन बेस अणु आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। देखिए दोस्तों, यह जो हमारा एडेनिन तथा थायमिन या फिर ग्वानिन साइटोसिन आपस में जुड़े होते हैं तो इनके मध्य यहाँ लगने वाला बंध हमारा हाइड्रोजन बंध होता है। यानी कि जो एडेनिन हमारा थायमिन से जुड़ा होता है तो यहाँ हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। एडेनिन थायमिन से 2 हाइड्रोजन बंध के द्वारा तथा ग्वानिन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होंगे। यानी कि इनके बीच लगने वाले बंध को हम ही हाइड्रोजन बंध कहते हैं। और फिर आगे देखेंगे कि सीढ़ी की दोनों प्रति समांतर डंडे शर्करा तथा फास्फेट अणुओं से बने होते हैं। सीढ़ी के आधे डंडे नाइट्रोजन बेसों के बने होते हैं। डीएनए अणु के एक अक्ष के चारों ओर सर्पिल रूप में लिपटा रहता है। डीएनए अणु अक्ष के चारों ओर सर्पिल रूप में लिपटा होता है। फिर हमारा आगे हो जाएगा कि डीएनए अणु का एक चक्कर 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। देखिए दोस्तों, यही जो डीएनए अणु है इसके मध्य की या नाइट्रोजन क्षार के मध्य के बीच की दूरी हम 3.4 एंगस्ट्रॉम बोल देंगे और डीएनए अणु का व्यास हो जाएगा 20 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे दिया है कि डीएनए अणु का एक चक्कर 34 एंगस्ट्रॉम का होता है तथा इसमें 10 नाइट्रोजन बेस जोड़े होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन बेस के मध्य की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है तथा डीएनए अणु का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। नाइट्रोजन बेस के मध्य की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम और उनके बीच का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। तो देखिए दोस्तों, यही नाइट्रोजन बेस के मध्य की दूरी हो जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम और डीएनए अणु का व्यास हो जाएगा 20 एंगस्ट्रॉम। तो वही हमने लिखा है कि नाइट्रोजन बेस के मध्य की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम तथा डीएनए अणु का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होगा। फिर आगे देखिए दोस्तों है कि नाइट्रोजन बेस के जोड़े में एक प्यूरिन तथा एक पिरिमिडिन होता है। नाइट्रोजन बेस के जोड़े में एक प्यूरिन तथा एक पिरिमिडिन होता है। एडेनिन तथा थायमिन के मध्य 2 हाइड्रोजन बंध तथा ग्वानिन व साइटोसिन के मध्य 3 हाइड्रोजन बंध होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिगर में हमने बनाया है कि एडेनिन थायमिन से 2 हाइड्रोजन बंध के द्वारा तथा ग्वानिन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। फिर हमारा आगे हो जाएगा, अब हमने आप लोगों को डीएनए के बारे में पूरा बता दिया। और देखिए दोस्तों, ये डीएनए अणु की हमारा संरचना हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन क्षारों के बीच की दूरी, नाइट्रोजन क्षारों के मध्य की दूरी हो जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम और डीएनए अणु का व्यास हमारा हो जाएगा 20 एंगस्ट्रॉम और एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन से आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं और एडेनिन थायमिन से 2 हाइड्रोजन बंध के द्वारा तथा ग्वानिन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। अब दोस्तों, हम आप लोगों को डीएनए अणु के महत्व के बारे में बताते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे महत्व, इसमें लिखेंगे नंबर 1, डीएनए की स्व-द्विगुणन के कारण ही जीवधारियों में जनन क्रिया संभव होती है। देखिए दोस्तों, डीएनए अणु के स्व-द्विगुणन के कारण ही जीवधारियों में जनन की क्रिया संभव होती है तथा जाति विशेष के लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होते हैं। और हम नंबर 2 लिखेंगे कि गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी निश्चित बनी रहती है। डीएनए अणु के कारण ही गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी निश्चित क्रम में बनी होती है। देखिए दोस्तों, यदि मानव में पूछे कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है और जोड़े में 23 जोड़ी होती हैं। फिर अगला लिखेंगे तीसरा कि यह जैविक क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण करता है। डीएनए अणु जैविक क्रियाओं का नियंत्रण तथा नियमन करता है। फिर हमारा नंबर 4 हो जाएगा कि यह आरएनए का संश्लेषण करता है।
डीएनए आरएनए का संश्लेषण करता है। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को डीएनए अणु के बारे में पूरा बता दिया, डीएनए अणु की संरचना के बारे में और डीएनए अणु के महत्व के बारे में बता दिया। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज का हमारा यह वीडियो समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप लोग डीएनए अणु में ऐसा ही फिगर बना लीजिएगा, और यह बोर्ड एग्जाम की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप लोग जैसे मैंने आज आप लोगों को बताया है और जैसे लिखा आप लोग वैसे अपने बोर्ड एग्जाम की परीक्षा की कॉपी में लिखेंगे। तो इसे आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि और याद करके बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में ऐसे ही लिखेंगे। देखिए दोस्तों, जहाँ पे हमने काले पेन का यूज करके इन्वर्टेड कामा लगाया, आप लोग भी ऐसे लिख लीजिएगा। ऐसे लिखने से आपकी कॉपी बहुत अच्छे दिखते हैं। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।